नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में। सत्ता के गलियारों की हलचल, कानाफूसी और चर्चाओं पर आधारित इस कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। विधायक मांगे इंसाफ। कोरोना काल में बहुत बड़े बड़े लोगों को भी गिड़गिड़ाना पड़ा, फरियाद करना पड़ा। ऑक्सीजन, अस्पताल में एडमिशन, बेड, एम्बुलेंस, तमाम सारी चीज़ें ऐसी रहीं, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे उद्योगपति हो, आसानी से उपलब्ध नहीं था कुछ भी। बीजेपी की सरकार का दावा है कि उसकी कोशिशों से कोरोना बहुत कम हो गया। लखनऊ से सटे हरदोई जिले के एक विधायक राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजिया अब अपनी ही सरकार में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, और वो भी कोरोना काल में उनके बेटे आशीष अग्रवाल की मौत को लेकर, जिसमें उनका आरोप है कि अथर्व हॉस्पिटल काकोरी के द्वारा उनके बेटे के इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके चलते 26 तारीख को उसकी मौत हो गई। उनका ये भी आरोप है कि उनके बेटे का ऑक्सीजन लेवल ठीक था, सब कुछ सही था, लेकिन अस्पताल ने बाहर ये बोर्ड लगा दिया कि उनके यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई है और आप अपने मरीज को ले जाइए। उनका ये भी कहना है कि उनके पास सिलेंडर थे, वो अस्पताल को देना चाह रहे थे, लेकिन उन लोगों ने नहीं लिया। दूसरी ओर अस्पताल का अपना अलग दावा है। अब विधायक मुख्यमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी, डीएम को लिखी, सीएमओ को लिखी, एफआईआर कराना चाहते हैं, और बीजेपी विधायक की एफआईआर नहीं लिखी जा रही। ये जरूर कहा जा रहा है कि इस मामले में सीएमओ लखनऊ जांच कर रहे हैं, लेकिन जो सीएमओ बड़े बड़े मिनिस्टरों का फोन न उठाता हो, वो एक विधायक की जांच क्या करेगा। अब कुल मिलाकर यह है कि सरकार अपने विधायकों को जब इंसाफ नहीं दे पा रही है, तो इस कोरोना काल में तमाम लोग लापरवाही से मरे हैं। गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, उनकी तो हिम्मत भी नहीं है जाके अस्पताल के खिलाफ कह दें कि साहब इन्होंने हमको ट्रीटमेंट नहीं दिया, दवा नहीं दी, या इनका ऑक्सीजन खत्म हो गया था। मनममोज कर लोग रह जाते हैं। तो बीजेपी की सरकार में उनके घर में चिराग तले ही अंधेरा है। विधायक रो रहे हैं। जवान बेटे के गम में 30-32 साल का था आशीष। लखनऊ से उनका बड़ा पुराना नाता, उनका कारोबार है, और अब उनको ही इंसाफ नहीं मिल पा रहा। तो जिस सरकार में अधिकारी विधायक की नहीं सुन रहे हैं, तो जनता की कैसे सुनेंगे। और ये तो विधायक है, इनका बेटा मरा, इन्होंने इनकी चिट्ठी लिखी, इनके पास तो अधिकार है। तमाम कार्यकर्ताओं के बेटे मरे, पत्नियां मर गई, माँ मर गई, बहन मर गई, पिता मर गए, जिन्होंने बीजेपी के लिए लाठियाँ खाई, टाट पट्टी बिछाई, वोट डलवाने से लेकर 4 साल 5 साल इस इंतजार में थे। और इस महामारी में भी उन्हें उम्मीद थी कि चलो इतने दिन सेवा किए तो हो सकता है शायद कुछ हमको इसी बहाने पार्टी हमारा और सरकार में हम अपने लोगों को बचा लें, लेकिन वो भी नाकाम रहे। कुछ मामले ऐसे होते हैं जब सरकार को त्वरित कार्रवाई की जरूरत होती है। अगर एक विधायक अपने बेटे के इंसाफ की खातिर रो रहा है, तो सरकार के लिए, और वो भी लखनऊ में, राजधानी में, इससे ज़्यादा और सर्व की बात क्या होगी। इसमें तो 24 घंटे में जांच हो जानी चाहिए थी, इतना लंबा समय की जरूरत नहीं थी। अच्छा, पुलिस के सामने भी अपनी मजबूरियां हैं कि विधायकों के मामले में, बड़े बड़े अस्पतालों के मामले में वो खड़ी किसके साथ हो, क्योंकि हर तरफ तो 4-6 उन्होंने भी सिलेंडर लिए होंगे और 4 से 10 मरीज अपने एडमिट कराए होंगे। कोरोना की दूसरी लहर महामारी बनकर टूट पड़ी, और फिर एक बार देश और प्रदेश लॉकडाउन से गुजरा। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग रोजगार से वंचित हो गए। जो पैसे वाले थे वो लॉकडाउन में घरों में बढ़िया पकवान बनाकर खाते रहे, समय काटने के लिए उनके पास मनोरंजन के तमाम साधन मौजूद थे। लेकिन जो गरीब और मजदूर थे, वो इस लॉकडाउन में एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। दिहाड़ी मजदूर हो
फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक हों, उनके घरों में राशन खत्म हो गया। अब वो अपने बच्चों को क्या खिलाएं और कहां से रोजगार पैसा लेकर आएं, ये सब समस्याएं उनके सामने खड़ी हो गई। ऐसे में जिस पुलिस को हम बड़ी नफरत से देखते हैं, उसी पुलिस का एक अफसर मेरठ के एसएसपी अजय साहनी इन गरीबों के लिए भगवान बनकर आए। कोरोना की ये जो दूसरी लहर है, इसमें ना तो सरकार कोई कम्युनिटी किचन उस तरह से चला रही जैसे पहली लहर में रोज लोगों को लाखों लाख पैकेट खाने दिए जाते थे, और प्रदेश के सभी जिलों में गरीबों को खाना देने के लिए सरकार के साथ साथ आम आदमी, संस्थाएं और तमाम सारे लोग सहयोग कर रहे थे। लेकिन इस दूसरी लहर में भी जब इस अभाव को देखा अजय साहनी ने, तो उन्होंने फिर से कम्युनिटी किचन शुरू करने का इरादा किया। मेरठ में आप फोन घुमाइए और आपके घर में पुलिस राशन पहुंचाती है। जिस पुलिस से आप डंडा की उम्मीद करते हैं, वसूली की उम्मीद करते हैं, उस पुलिस ने मानवता की एक अलग मिसाल पेश की। तो अजय साहनी ने दोबारा से मेरठ में एक कम्युनिटी किचन शुरू कराया है औद्योगिक क्षेत्र में और परतापुर इलाके में। सुबह शाम यहाँ गरीबों को निःशुल्क भोजन मिल रहा है। ये संवेदनशील प्रयोग भी है। तमाम दिहाड़ी मजदूर ऐसे हैं जो घर पे बैठे हैं, जिनके घर में न मनोरंजन के साधन है, न जेब में पैसा है, जो झोपड़ियों में रहते हैं, पक्के मकान भी नहीं है। कई परिवारों में मौत भी हुई मुखिया की, कई जगहों पर माँ बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई। मेरठ में चुन चुन कर ऐसी जगहों पर गरीबों को खाना खिलाकर एक पुनीत कार्य शुरू हुआ है। अजय साहनी 2009 बैच के आईपीएस अफसर हैं और महाराजगंज के रहने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के वो काफ़ी चहेते अफसरों में गिने जाते हैं, और भारत में एक सर्वे के मुताबिक जो 50 आईपीएस अफसर हैं, उसमें उत्तर प्रदेश से 6 श्रेष्ठ आईपीएस अफसर चुने गए हैं। उसमें मेरठ के एसएसपी अजय साहनी का भी नाम है। अजय साहनी का पूरा परिवार कोरोना को पहले भी समर्पित रहा है। जब पहली लहर में उन्होंने एडीजी के साथ मिलकर उनकी पत्नी गरीबों के लिए मुफ्त में मास्क बनाती थी। अब दूसरी लहर में बेड दिलाने से लेकर ऑक्सीजन मुहैया कराने से लेकर लोगों के पेट में खाना जाए, अगर इसकी भी चिंता कोई अधिकारी करता है तो स्वाभाविक है कि जिसके पास दुआ के सिवा कुछ नहीं है वो यही देगा। और जो लोग ऊंचाइयों पर होते हैं, बड़े बड़े पदों पर होते हैं, उनके जीवन में ऐसे क्षण आते भी हैं कि उनको बहुत ज़्यादा पैसे की नहीं, सम्मान की नहीं, लोगों की दुआओं की ज़रूरत होती है। तो यूपी पुलिस में कुछ ऐसे ही नाम हैं, ऐसे ही चेहरे हैं जो शायद बहुत दूरगामी सोच के साथ कोई काम शुरू ना करते हों, लेकिन उनका वह कदम प्रदेश में एक नज़ीर बन जाता है और सरकार के चेहरे पर भी वह मुस्कुराहट लाता है, उसकी साख को भी बढ़ाता है। यूपी सरकार भ्रष्टाचार की एक पाइप बंद करती है तो दूसरी तरफ से उसमें कहीं छेद हो जाता है। अब एक नया मामला बाल विकास पुष्टाहार विभाग के पोषण मिशन से जुड़ा हुआ है, जहां पर मोबाइल खरीद को लेकर सिर्फ फुटअव्वल की नौबत आ खड़ी हुई है। 90 करोड़ से रुपए से ज़्यादा के इस मोबाइल खरीद में मंत्री और अधिकारी आमने सामने आ गए हैं और टकराहट की नौबत है। लेकिन अधिकारियों का दिल है कि इतना मचल रहा है कि वो मंत्री के लाख रोकने के बाद भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। अगर डिटेल में देखें तो प्रदेश में 1.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को यूपी सरकार स्मार्टफोन देना चाहती है, जिससे पोषण मिशन की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए। करीब ये 98 करोड़ का टेंडर है। जब टेंडर हुआ था तो एक मोबाइल कंपनी ने इसमें आपत्ति जताई कि यह टेंडर एक विशेष कंपनी को देने के लिए उसके हिसाब से इसमें सेवा शर्तें पड़ी हुई हैं। इस बात की शिकायत मंत्री से हुई, मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई और पीएमओ तक पहुंच गई। 98 करोड़ की इस टेंडर में
जो कंपनी L1 आई है उसने 109 करोड़ रुपया कोट किया कि इससे नीचे हम ना दे पाएंगे। अब पोषण मिशन के निदेशक हैं कपिल सिंह, प्रमुख सचिव हैं काली झिमोमी और अपर मुख्य सचिव भी यहाँ तैनात हैं राधा एस चौहान और इसकी मंत्री हैं स्वाति सिंह। तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, महिलाओं के बागडोर वाले इस विभाग में इस तरह का जो घोटाला सामने आने वाला है और जिस पर लेकर मीडिया में भी बवाल मचा है और मंत्री और अफसरों के बीच टकराव की नौबत है, उसमें मंत्री की चिट्ठी को नजरअंदाज कर रहे हैं। आरोप तो यहाँ तक है कि जिस दिन एक ही दिन में टेक्निकल और एक ही दिन में फाइनेंशियल बिड खोल दी गई, जिससे कि जल्दी से जल्दी मोबाइल खरीद का आर्डर जारी किया जा सके। मंत्री ने अपनी चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि फाइनेंशियल बिड न खोली जाए और इस टेंडर में जो शिकायतें हुई हैं, जिन कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है, इसकी दोबारा से टेंडरिंग करा दी जाए। लेकिन अफसरों का मन मचल रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है। योगी सरकार में अफसरों का बोलबाला है, मंत्री और विधायक चिल्लाते रहें, उनकी सुनवाई भी कम होती है। कहने को तो टेंडर की प्रक्रिया बड़े फुल प्रूफ ढंग से संचालित की जाती है और जेम के माध्यम से पोर्टल से सारी खरीद होती है, लेकिन मास्टर हर जगह बैठे हैं, खुराफाती हर जगह है, पाइप में छेद करके तेल निकालने वालों की कमी नहीं है इस प्रदेश में। तो कुल मिलाकर यह है कि भ्रष्टाचार की गंगा और बैतरणी में अफसर तो लगातार गोते लगाते रहते हैं, मंत्री और विधायक चिल्लाते मर जाए, कोई सुनने वाला नहीं है, और कहीं वो फंस जाते हैं तो उनका पद भी चला जाता है। बाल विकास पुष्टाहार का हाल हर कोई जानता है कि किस तरह से पंजीरी के नाम पर पहले ये जानवरों को खिलाई जाती थी और उसका किस तरह से बाजार में ब्लैक मार्केटिंग होती थी। अब ये मोबाइल भी इसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। यूपी में पंचायत चुनाव ने सत्ताधारी दल के बहुत सारे समीकरण उलट पुलट दिए हैं, क्योंकि मीडिया से लेके हर जगह इस बात की चर्चा है कि जिला पंचायत के और क्षेत्र पंचायत के चुनाव में बीजेपी आशा के अनुरूप नहीं जीत सकी। लेकिन हैरत की बात यह है कि बीजेपी के नेता इस हार से बड़े खुश हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऊंट अब पहाड़ के नीचे आया है। अभी तक तो ये कहते थे कि हम जिसको टिकट दे देंगे वही जीत जाएगा। अगर कोई विद्रोह करने की हिम्मत करेगा तो टिकट तो जाएगा ही, पार्टी से भी जाएगा। नेता अपना राजनीतिक भविष्य देखते हुए चुपचाप रह जाते हैं। इस पंचायत के चुनाव में सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों को यह कहा गया कि उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा। जिन्हें दिया भी गया था उनका बाद में काट दिया गया, उनको अपमानित भी होना पड़ा। अब ये बुरी तरह से हार गए, तो अब ये हाथ जोड़कर उन्हीं लोगों को, विधायकों को, सांसदों को, पदाधिकारियों को बुला रहे हैं कि भाई तुम ही अध्यक्ष बनोगे, तुम्हारे परिवार के कोई सदस्य तुम्हें ही जिता कर लाना है, अध्यक्षी, ब्लॉक प्रमुखी तुम ही ले जाओ, नाम बताओ। जिसके घर में बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य जीते हैं उनको पार्टी चुपचाप ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट अब सौगात में दे रही है। तो ये अपने आप में कितना आश्चर्य की बात है कि बड़ा ढिढोरा पीटा, बड़ा जोर शोर से ऐलान किया कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, हम अपने यहाँ परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन जब खेत रहे, मैदान में लेट गए, तब लगा कि यही विधायक, सांसद और पार्टी के कार्यकर्ता यही नैया पार लगाएंगे। दूसरी ओर बहुत सारे पदाधिकारी, विधायक और मंत्री इस बात से भी नाराज हैं कि अगर समय रहते ये गलती सुधारी गई होती तो आज ये सीट और ये अध्यक्षी या प्रमुखी उनके घर में आती। ये जो प्रयोग था ये असफल रहा और अब मुंह छुपाने की कोशिश हो रही है। सियासत में जो दल सत्ता में होता है उसके
गलत फैसलों पर भी ज़्यादा चर्चा नहीं होती और छोटी सी उपलब्धि को भी बहुत बड़ा बताया जाता है। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव बीजेपी के सामने है, ब्लॉक प्रमुखी का और जिला पंचायत अध्यक्षी का। 75 जिलों में से इनका टारगेट कितना है? ये सोच रहे हैं कि 50 भी अगर आ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने की चुनाव है। पर्दे के पीछे से इसमें करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है। महीनों सदस्यों को होटलबाजी करानी पड़ती है, उनके ऊपर निगरानी रखनी पड़ती है, 5 स्टार सुविधा देनी पड़ती है, तब वोट पड़ पाता है। एक एक को सहेजना पड़ेगा। अब सहेजेगा कौन? और ये सहेजे भी तो शासन प्रशासन का कितना सहयोग मिलेगा? डीएम एसपी जब उनकी सुनेंगे तब। तो बड़ी सारी मजबूरियां हैं, लेकिन किसी तरह से लाज बचानी है। टीवी पर बहुत सारे लोगों ने, आपने सुना होगा कि भाई क्या चल रहा है आजकल? तो फॉग चल रहा है। फॉग तो यूपी में भी चल रहा है गर्मियों के मौसम में, लेकिन अटकलों, भविष्यवाणियों और चर्चाओं का। इससे सत्ता के गलियारों में हलचल है। राजधानी में परिवर्तन की तमाम सारी खबरें चल रही हैं, गहमा गहमी है, हवा में तैर रही हैं कहानियां। इसलिए क्योंकि यूपी में अब 7 महीना चुनाव का बचा है। लोग कहते हैं कि संगठन में बदलाव होगा, कोई कहता है कि साहब सरकार में बदलाव होने वाला है, मंत्रिमंडल बदला जाएगा। इसमें क्या सच्चाई है और कैसे इन बातों को बल मिला? अगर इस पर हम नज़र डालें तो 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पंचायत चुनाव के रिजल्ट प्रभावित करते हैं। दूसरे, उत्तर प्रदेश में अरविंद कुमार शर्मा का लगातार काम करना। अगर हम पंचायत चुनाव का रिजल्ट देखें तो बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ये अंदर खाने चर्चा है कि ओबीसी और दलित वोट बैंक बीजेपी से खिसक रहा है। उसको कैसे रोका जाए, उनके समाज को कैसे प्रतिनिधित्व और महत्व दिया जाए, इस पर चल रहा है काम। दूसरी ओर अरविंद शर्मा जब उत्तर प्रदेश आए थे और एमएलसी बन गए, तब भी उनको राजनीति के बड़े दिग्गजों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया। अब वो राजनीतिक मजबूरी थी कि सामने पड़ने पर मुस्कुराना पड़ता है। उनको किनारे करने की पूरी कोशिश भी होती रही, लेकिन इसी कोरोना काल में उन्होंने बनारस में जो काम करके प्रधानमंत्री की नज़र में फिर से अपना महत्व बढ़ाया और गुजरात में बैठकर बनारस की चर्चा हुई, उससे बीजेपी के अंदर का जो एक बड़ा वर्ग था वो खलबलाहट उसमें मच गई। अरविंद शर्मा की मौजूदगी ने इस घटनाक्रम को और ज़्यादा कौतूहलपूर्ण और उत्सुकता वाला बना दिया। इधर मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश के दौरे पर थे और जैसे वो लौटे वो राजभवन जा पहुंचे। अब राजभवन जाते ही राजधानी में हंगामा मच गया कि साहब कुछ होने वाला है, यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, कई सारे मंत्री जाने वाले हैं, कई नए आने वाले हैं, और इसमें सब में तमाम सारी चर्चाएं शुरू हो गई। यूपी के 2 डिप्टी सीएम भी इस प्रकरण पर पूरी निगाह गड़ाए हुए हैं। केशव मौर्य और दिनेश शर्मा 2 बड़े राजनीति के ये भी दिग्गज हैं। पार्टी के भीतर और बाहर क्या चल रहा है? राज्यपाल से मुख्यमंत्री का मिलना तमाम सारी चर्चाओं को बल दे रहा था। उसी बीच उन्होंने राज्यपाल को भगवान विष्णु के अवतार वाली एक पुस्तक भेंट कर और जो प्रधान नवनिर्वाचित हुए हैं उनके कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित भी किया। लेकिन बाहर यह हुआ कि साहब 7 मंत्री हटाए जाएंगे और 11 लोग बनेंगे और तमाम सारी बातें। लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि अरविंद शर्मा को ये सरकार ज़्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री के वो विशेष दूत हैं और जिस तरह से उन्होंने काम किया है बनारस में, निर्विवाद रूप से बिना लाइमलाइट में आए और अपनी नौकरी को छोड़कर बीजेपी की सेवा का जो संकल्प लिया है, वो यहाँ के लोग उसमें बाधा नहीं बन सकते। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ सरकार को निर्णय करना पड़ेगा।
शर्मा जी मुख्यमंत्री के बुलावे पर उनसे मिल भी चुके हैं और शीर्ष नेतृत्व को अपनी बात बता भी चुके हैं। हालांकि इतने तमाम अटकलों और कयासों के बीच इस बात का इंतजार होता रहा कि केंद्र से कोई मैसेज शायद यूपी आया हो। मैसेज तो नहीं आया, लेकिन संघ के एक बहुत बड़े नेता 2 दिन लखनऊ आ गए। इसी बीच तो ये माहौल की गर्मी लगातार बनी रही और परिवर्तन की कोई डेट तिथि सामने नहीं आई। लेकिन जो लोग बीजेपी की सियासत को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि फैसले शीर्ष नेतृत्व करता है और उसके मन में क्या है वो उचित समय आने पर हो सकता है कि खुलासा करें। तमाम सारे लोग इस बात की भी कानाफूसी करते हैं कि उत्तराखंड की तरह यूपी में कोई चमत्कार हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों पर लोगों की नज़र लगी हुई है। ब्यूरोक्रेसी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, सतर्क हो गई है। उसने दोनों तरफ अपने कनेक्शन बढ़ाए हैं और दोनों तरफ ये महसूस भी नहीं होने दे रही है कि हम आपके वफादार नहीं हैं। तो कुल मिलाकर यूपी की राजनीति में कई सारे परिवर्तनों की आहट दिख रही है और आने वाला वक्त बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।